हेलो बच्चों, आज भूगोल के इस 4th चैप्टर में जलवायु प्रकरण के तहत भारतीय मानसून के बारे में हम पढ़ेंगे कि भारत में मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है, इसका आगमन कैसे होता है और इसकी वापसी कैसे होती है। भारत में मानसून की उत्पत्ति जो होती है वो 5 से 10 जून के बीच में सबसे पहले केरल, महाराष्ट्र आदि के स्थान पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। अब ये हवाएं चूंकि हिंद महासागर से उत्पन्न होती है, ये जो हिंद महासागर है इसे हम जो दक्षिण पश्चिम हवाएं हैं, दक्षिण पश्चिम हवाएं, अब ये हवाएं इधर से उत्तर पूरब की तरफ प्रवाहित हो जाती हैं। हिंद महासागर से दक्षिण पश्चिम हवाएं गर्म जल वाष्प को अपने साथ लेकर और ये तटीय क्षेत्रों से टकराकर यहाँ पर वर्षा करती हैं। जो हवाएं यहाँ से आगे निकल जाती हैं वे यहाँ पर पूर्वी भारत के पूर्वी क्षेत्रों में वर्षा करती हैं और फिर हिंद महासागर से बंगाल की खाड़ी से जल लेकर और यह उत्तरी भारत यानी कि बिहार, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आदि क्षेत्रों में आकर वर्षा करती हैं। और इसमें इस तरह से मानसून की एक उत्पत्ति होती है। मानसून की जो वापसी होती है वो जब यही हवाएं यहां से जल भर कर ले जाती है, यहां पर खाली हो जाती है। खाली होने के बाद से फिर यह पुनः हवा वापस आती है और वापस आने के बाद से फिर यहां से हिंद महासागर से जल भरकर और तमिलनाडु और आंध्र तट के आसपास यहाँ पर घनघोर वर्षा करती है, जिस समय शीत ऋतु का मौसम होता है। और यही कारण है, कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि तमिलनाडु में शीत ऋतु में वर्षा क्यों होती है, तो वो सिर्फ ये है लौटते हुए मानसून के कारण वहां पर तमिलनाडु में वर्षा होती है। और वो चूंकि मानसून हमारा शीत ऋतु के आगमन के समय ही वो वापस होता है, तो इस तरह से यहाँ पर वर्षा होती है। तो मानसून की उत्पत्ति और आगमन, मानसून की उत्पत्ति में किन किन तथ्यों की प्रमुख भूमिका होती है, उसमें एक ITCZ अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, अर्थात यह क्षेत्र जो उत्पन्न होता है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होता है। अर्थात भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तरी और 10 डिग्री दक्षिणी क्षेत्रों में, और इस क्षेत्रों में विषुवतीय अक्षांश में निम्न दाब का क्षेत्र पाया जाता है, अर्थात विषुवतीय गर्त पाया जाता है, जिसको हम विषुवतीय गर्त भी कहते हैं। निम्न दाब का क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर उत्तरी पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी हवाएं आपस में मिलती हैं। उत्तर पूर्व की हवाएं और दक्षिण पूर्व की हवाएं, दोनों हवाएं आकर आपस में मिलती हैं। और इस मिलने और ये हवाएं चूंकि विषुवत रेखा के समानांतर प्रवाहित होती हैं, जो आपकी विषुवत रेखा है इसके समानांतर प्रवाहित होती हैं, तो इसमें ये हवाएं जो होती हैं वो मानसून को उत्पन्न करने में अपनी प्रमुख भूमिका निभाती है। अर्थात ये हवाएं जो होती हैं वो हिंद महासागर से जल भरकर और एक साथ मिलकर वहां पर विषुवतीय क्षेत्र में घनघोर वर्षा करती हैं। तो ITCZ का भी एक तरह से मानसून के निर्माण में प्रमुख भूमिका होती है। अब उसके बाद एक आता है एल नीनो, जो मानसून को प्रभावित करता है। यह एक समुद्री जलधारा, गर्म जलधारा है। यह जलधारा पेरू की ठंडी जलधारा के स्थान पर प्रत्येक 2 या 5 वर्ष के अंतराल में पेरू के तट से प्रवाहित होती है।
यह समुद्री सतह के तापमान में, इसका मुख्य कार्य जो होता है, चूंकि ये गर्म धारा है और गर्म धारा के उत्पन्न होने से ये हवाएं क्या करती हैं, समुद्र के जल का जो तापमान होता है उसको बढ़ा देती हैं, और तापमान बढ़ाने के कारण वहां पर निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है, और निम्न दाब के क्षेत्र बनने के कारण क्या होता है, हवाएं जो प्रवाहित होती हैं वो हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित होती हैं, अर्थात धरातल से समुद्र की ओर हवा प्रवाहित होने लगती है। इस कारण मानसूनी हवाएं जो होती है वो समुद्र से धरातल की तरफ नहीं आ पाती, जिससे वर्षा होने में मुश्किल आती है। यानी मानसून के देर से आने का एक जो कारण है उसमें एल नीनो प्रभाव का भी प्रमुख कारण है, एल नीनो का भी। और ये धाराएं 2 या 5 वर्ष के अंतराल में उत्पन्न होती हैं और यह कहीं ना कहीं से मानसून को प्रभावित करती हैं और इसके कारण मानसून विलंब से आता है। तो इस तरह से कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु थे जिन्होंने मतलब मानसून को की उत्पत्ति में और या मानसून की देरी में अपनी भूमिका निभाते हैं। और मानसूनी हवाएं जो होती हैं वो भारत एक तरह से पूर्ण रूप से भारत की जो जलवायु है एक तरह से वो मानसूनी जलवायु है, और भारत की जो भी कृषि क्षेत्र है वो सब मानसूनी जलवायु पर ही निर्भर है। तो इस तरह से इस आज की क्लास के माध्यम से आपको भारतीय मानसून का आगमन, वापसी, ITCZ और एल नीनो के बारे में मैंने आपको बताया। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया आपका। और ये मानसून की उत्पत्ति में एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है दैनिक हवाओं की भी होती है। यानी कि एक तरफ दिन में हवाएं जो होती हैं वो धरातल समुद्र से धरातल की तरफ, जबकि रात को हवाएं जो होती हैं वो क्या करती हैं, धरातल से समुद्र की ओर प्रवाहित होती है। कारण है रात के समय धरातल के ऊपर उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है, समुद्र में निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है, जिससे हवाएं धरातल से समुद्र की ओर प्रवाहित होती हैं। और वही कारण है कि इसमें सुबह के समय में धरातल का तापमान धरातल पर निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है, जबकि समुद्री सतह पे उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है। तो हवाएं जो होती हैं वो समुद्र से धरातल की ओर प्रवाहित होती हैं, जिससे ठंडी ठंडी हवाएं जो होती हैं प्रवाहित होती है। और इसके कारण भी भारत के प्रमुख क्षेत्रों में वर्षा होती है। इसमें जो दैनिक हवाओं का जो परिवर्तन होता है इसमें भी इसकी भूमिका होती है। तो इस तरह से ये पूरा टॉपिक मैंने आपको बताया, आपको समझ में आया होगा। यदि कुछ समझ में नहीं आता तो आप मुझे फोन करके इसको पूछ सकते हैं। आज सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हम उपस्थित होंगे। धन्यवाद।